वेज के अंदर कभी भी आप जाएँ तो वेज के अंदर हिंदुओं के होटल को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इंशाल्लाह जो है ना ये नॉन वेज अपना भूल जाएँगे, चिकन वगैरह ये वो गोश्त वगैरह, मटन वगैरह सब भूल जाएँगे। ऐसा वो जो है ना वेज बनाते हैं वहाँ पर हिंदू। हमारे जो है ना इंडिपेंडेंट हुए 77 ईयर नहीं हुए, हमें अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 साल ही हुए हैं आज़ाद हुए और हुँ। उनको जो है ना आज़ाद हुए पूरे 77 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 77 ईयर उन्होंने पूरे कर लिए, अचीव कर लिए अपने डेवलपमेंट के हिसाब से। बस ये एक जवाब है आपके लिए। अब आप खुद इसमें समझ अच्छा लें कि मैंने क्या समझा। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने इंडिया का दौरा किस मकसद के तहत किया और कैसे जाना हुआ इंडिया? देखिए, इंडिया जो मेरा जाना हुआ था ना, वो हुआ था पिलग्रिम करना। पिलग्रिम होता है हुँ, ये इसमें हमारी गवर्नमेंट हमें लेके जाती है ना इंडिया और ठीक उनकी है। गवर्नमेंट का सिक्योरिटी वगैरह उनकी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। मेरा जो बेसिक हुँ, वीज़ा था, वो पिलग्रिम था, विज़िट वीज़ा नहीं था। अमूमन लोग ठीक मुझसे है। यही क्वेश्चन करते हैं कि आपने विज़िट वीज़ा लिया था? तो मैं उनसे यही अर्ज़ करता हूँ कि मैंने विज़िट वीज़ा नहीं लिया था। ये ज़ियारत वीज़ा होता है और इसकी लिमिट ऑफ डेज़ जो होती है ना, वो 10 डेज़ होती है। और हुँ, इसमें जो स्टे ऑफ डेज़ होते हैं ना, वो 5 डेज़ होते हैं। यानी हम इंडिया में जिस शहर का हमें वीज़ा मिलता है, वहाँ पर हम सिर्फ़ 5 ही दिन रुक सकते हैं उसमें। हुँ। तो सर इंडिया के किन-किन शहरों में विज़िट किया आपने इन 5 दिनों के अंदर-अंदर? असल में देखें, एक तो ये डे ऑफ शॉर्ट है, ठीक है ना? 5 दिन में आप हुँ, कुछ भी चीज़ें, कोई भी काम नहीं कर सकते। इवन यहाँ हुँ, तक कि अगर आपके किसी एक शहर से दूसरे शहर में अगर रिश्तेदार हैं, तो आप वहाँ भी नामुमकिन वाली बात है कि आप जाएँ। क्योंकि हुँ, वीज़ा जो हमारे पास प्रोवाइड किया जाता है, उनकी हुकूमत की तरफ से वो एक ही शहर का दिया जाता है, जिस शहर का वो पिलग्रिम अलाउ होता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने सही। जो अप्लाई किया था वो दिल्ली के लिए किया था ना, तो जिस टाइम हुँ, मैंने अप्लाई किया था तो वो उर्स था और उर्स था हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह पाक इनकी बरकतें हम सबको अता फरमाए। तो आमीन। मैंने इनके उर्स के सिलसिले में ये अप्लाई किया था। तो सर ये आपके दिमाग में किस तरह से आया कि आपको यहाँ पर इन किन कोर्स पर जाना चाहिए? लाइक किस तरह ये ख़्वाहिश आपके दिल के अंदर पैदा हुई? असल में देखें, मामला ये था कि इंडिया जो है ना, ये हमारे बाप-दादाओं की ज़मीन है, ठीक है। ठीक है? ये पहले तो ये इंडिया और पाक एक ही था, बांग्लादेश वगैरह सब एक थे, ये बर्र-ए-सगीर था। तो हुँ, मेरे खुद दादा, परदादा और मेरे नाना वगैरह ये सब इंडिया से ही हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। ठीक। तो एक ख्वाहिश थी कि हम अपने बाप-दादाओं की ज़मीन भी देखें, कि वो कैसी है, हुँ, वहाँ की खुशबू क्या कहती है और वहाँ की ज़मीन क्या कहती है ना? हुँ, तो बस इस सिलसिले में बस जुस्तजू लगी रही। तो मेरा विज़िट पे बेसिकली जाने का प्लान था, लेकिन विज़िट के लिए जो है ना कोई रिश्तेदार मुझे मिल नहीं रहा था ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुँ। वो भी रिश्तेदार हमारे हमने ढूँढे, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। तो सर आपका ये इंडिया का पहला दौरा था या इससे पहले भी आप जा चुके हैं? ये मेरी फर्स्ट ट्रिप थी। तो कैसा लगा आपको पहली दफ़ा इंडिया जाकर? क्या फ़र्क देखा इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में? देखिए, लोगों में तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ के भी लोग बहुत हुँ, अच्छे हैं और वहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ से ज़्यादा जो है ना वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। खुशहाली के लिहाज़ से भी बहुत अच्छे हैं और उसके अलावा जो है उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है हुँ, और तरक्कियाती उनकी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। यानी उनके रोड्स वग़ैरह और स्टेशंस, इवन यहाँ तक कि हमारा जितना भी सफ़र था वो ट्रेन का ही हुआ है ना। यानी कि हमने हुँ, अमृतसर से ट्रेन से दिल्ली ही गए और दिल्ली से रिटर्न भी हम सही। ट्रेन में ही आए अमृतसर। ट्रेन उनकी वेल डेवलप है हमारी निस्बत। हमारी जैसे ग्रीन लाइन है तो उनकी वहाँ पर इकोनॉमी क्लास है, ये आप कह हुँ। सकते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि इंडिया जाने से पहले आपके दिमाग में क्या तासुर बना हुआ था? क्या खौफ़-तारी था कि इंडिया जाऊँगा तो क्या वापिस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा? वहाँ पे लोगों का रवैया कैसे होगा? क्योंकि इस वक़्त आपने सुन्नत-ए-नबवी अपने मुँह के ऊपर सजाई हुई है, मैं दाढ़ी की बात कर रही हूँ और यकीनन दाढ़ी की वजह से कहा जाता है कि मुसलमान पहचाने जाते हैं और इंडिया में मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, उनके राइट्स नहीं मिलते, उन पर ज़ुल्म और ज़्यादती की जाती है। तो जाने से पहले क्या कोई खौफ़ था आपके दिमाग में और क्या तासुर था जाने से पहले? क्या सोच के रखा हुआ था इंडिया के बारे में? देखें, जिस टाइम मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया था ना, मैं आपको शुरू से हुँ, अर्ज़ करता हूँ। तो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पूरा इलाका मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह जानता है। इवन कराची के अंदर भी मुझे अच्छी तादाद में लोग जानते हैं, क्योंकि फील्ड माशाअल्लाह। वाइज़ भी ना।
तो हमारा काम बेसिकली जो है ना तकरीबन पूरा पाकिस्तान घूमने का है, फ्यूमिगेशन का मेरा काम है। और ये आपने जो बात कही ना डर खौफ वाली, उस पे ही मैं आ रहा हूँ ना। जब मैंने अप्लाई किया था ना तो मैंने ये हमारे जो पड़ोसी वगैरह थे इनको पता चला और मेरे हुँ, वालिद भी इसमें शामिल है ना, तो मेरे घर वालों ने भी यही बात अर्ज़ की थी कि यार वहाँ के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। तो एक खौफ तो दिल में था कि लोग इस तरह बातें कर रहे हैं। अब जब मुख्तलिफ जब लोग बातें कर रहे होते हैं ना तो आपका ज़हन जो है ना डाइवर्ट हो जाता है कि यार अब क्या करना बात चाहिए? सही है। हुँ, तो मैं था और मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी, यानी हम घर से 2 बंदे थे ना, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ ही था। तो हम दोनों ने बोला अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। या तो मर देखा जाएँगे जाएगा। या तो ज़िंदा वापस आएँगे, यही हमने सोच लिया था। हुँ, या तो अल्लाह की राह में शहीद हैं या तो गाज़ी बन के वापस आएँगे। लेकिन जब हम हमने अपना लाहौर का बॉर्डर क्रॉस किया, तो उनके बॉर्डर पे जो दरवाज़े पे अटारी दरवाज़े पे जो उनके बीएसएफ के जो उनके बंदे खड़े हुए थे, सबसे पहले तो उन्होंने बड़ी इज़्ज़त करी हमारी। और ये कह लें कि बस गले नहीं मिला वो, लेकिन जो उसकी गुफ्तगू और जो उसका जो मिलन था ना, वो ऐसा लग रहा था कि हमारे ही इंतज़ार में बैठा हुआ था कि यार ये लोग कब आएँ तो मैं इनसे मोहब्बतें निछावर करूँ, पहली बात। हुँ, फिर दूसरी बात जब हम उनकी इमिग्रेशन पर पहुँचे, तो उनका भी बड़ा खुलूस वाला अंदाज़ था। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि यार तुम मुसलमान हो, तो ये हो, तो वो हो। इस तरह के उन्होंने कोई वो नहीं किया, कमेंट नहीं करा। और ना ही उन्होंने जो है ना कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि कोई ऐसी बात कही हो कि जिससे आपका हर्ट हो। ये ऐसा कुछ भी नहीं था। सर एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, हम डेवलपमेंट की बात करें, तो आपने कितना फ़र्क देखा इन चीज़ों में? और क्या जाके फ़ील हुआ कि वाक़ई इंडिया हमसे कई साल आगे निकल चुका है और हम बहुत पीछे रह चुके हैं? देखिए हम और वो 1947 पे इंडिपेंडेंट हुए ना, तो बिल्कुल, इंडिपेंडेंट हुए हुए आज हमें लगभग कोई 70 एक साल होने वाले हैं ना, 77 77 ठीक है। तो हम 77 इयर्स हमें भी इंडिपेंडेंट हुए हैं और उनको भी इंडिपेंडेंट हुए आज 77 ईयर हो चुके हैं। तो मैं इसका सिर्फ छोटा-सा जवाब आपको समझा देता हूँ। हमारे जो है ना इंडिपेंडेंट हुए 77 ईयर नहीं हुए, हमें अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 साल ही हुए हैं आज़ाद हुए और हुँ, उनको जो है ना आज़ाद हुए पूरे 77 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 77 ईयर उन्होंने पूरे कर लिए, अचीव कर लिए अपने डेवलपमेंट के हिसाब से। बस ये एक जवाब है आपके लिए। अब आप खुद इसमें समझ अगर लें कि मैंने क्या समझा। अगर हम आपके इंडिया विज़िट पर बात करें, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है, जो आपको इंडिया की बहुत अच्छी लगी अपने इस पूरे दौरे में, जो आप कभी नहीं भूलेंगे? किस हवाले से खाने के हिसाब से पूछ रहे हैं या सामान के हिसाब से पूछ रहे हैं? ओवरऑल आपके टूर में ऐसी कौन-सी बात थी, जो आपको सबसे अच्छी लगी, जो आपके दिल को छू गई? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ के लोग और उनका हुँ, मिलना और उनकी मोहब्बतें देना, ये मैं ये समझता हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊँगा लेकिन ये नहीं भूलूँगा। क्योंकि हुँ, इंसान को नहीं भूलता लेकिन खाना-पीना भूल जाता है। पहले तो ऐसे ये ही मैं नहीं भूल सकता और फिर दूसरा ये कि मेरा तो तजुर्बा ये रहा इन 5 दिनों के अंदर कि कभी भी जाना नसीब हो सबको किसी को भी, तो कोशिश ये कीजिएगा कि वहाँ पर जो है ना आप हिंदुओं के होटल को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, नॉन-वेज के अच्छा, अंदर। जी, हुँ, तो इंशाल्लाह आप जो है ना ये सॉरी वेज के अंदर कभी भी आप जाएँ तो वेज के अंदर हिंदुओं के होटल को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इंशाल्लाह जो है ना ये नॉन-वेज अपना भूल जाएँगे, चिकन वगैरह ये वो गोश्त वगैरह, मटन वगैरह सब भूल जाएँगे। ऐसा वो जो है ना वेज बनाते हैं वहाँ पर हिंदू। तो ये एक मुझे क्या-क्या एक अच्छा खाया सर याद है। आपने और सबसे मज़े की डिश कौन-सी लगी, वेज में? वेज के अंदर पूछ रही हैं? वेज में जो है ना ये मैंने चांदनी चौक के अंदर एक होटल में खाना खिलाया था मेरे एक दोस्त ने ना, वो राजस्थान से आया था अजमेर से, मुझसे मिलने के लिए। तो हुँ, वो मुझे लेके गया था चांदनी चौक पे वाह जी वाह के होटल पर। तो उसी ने वो ऑर्डर ज़बरदस्त, किया था। उसने मुझसे पूछा था कि यहिया भाई क्या मँगवाना है? तो मैंने कहा यार देखो, मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। तो आप लोग तो यहीं के हो, आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि आप दिल्ली आते रहते हो, हुँ, आपका काम भी माशाल्लाह बहुत ऐसा ही है आने-जाने का। तो फिर उसने अपने हिसाब से एक ऑर्डर बनाया था ना, जिसके अंदर पनीर के ही आइटम थे तकरीबन ज़्यादातर। तो मैं ये कहता हूँ कि वो चीज़ जो है ना इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में वैसी चीज़ नहीं मिलेगी, जो उसने हमें खिलाई थी वहाँ पर। पनीर के अंदर था सही तकरीबन उसने 4-5 डिशें ऑर्डर की थी।
और चारों पाँचों जो है ना वो पनीर पे ही बना हुआ था, बेस उनकी पनीर ही थी। लेकिन चारों पाँचों का हुँ, टेस्ट ऐसा था और चारों पाँचों अलग डिफरेंस थी। देखिए हमें अगर वो तिक्का खाना होता है ना, तो हम चिकन टिक्का खा लेते हैं, सीख कबाब वगैरह खा लेते हैं। तो वहाँ पर जो है ना पनीर टिक्का बड़ा मशहूर था। हमने तो खैर ट्राई नहीं किया था, तो वो हमारा दोस्त आया था, वही हमें लेके गया था वाजी वहाँ पर। हुँ। तो वो पनीर टिक्का बहुत टेस्टी था। सर आपको नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं, उनमें आसानियाँ होनी चाहिए, बॉर्डर वीज़ा फ्री होने चाहिए? क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है, 48 आवर्स के अंदर-अंदर वो इंडियंस को वीज़ा देंगे। इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं हमसाए हैं, माँ-जाए हैं। अगर दोनों मुल्कों के बॉर्डर्स खोल दिए जाएँ, तो दोनों मुल्कों के लोग आपस में मिलें-जुलें, जो ये नफ़रतें हैं वो कम होंगी, मोहब्बतें फैलेंगी, अमन और पीस का पैगाम जो है वो जाएगा। आपको नहीं लगता कि बॉर्डर में आसानियाँ करनी चाहिए? जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वीज़ाज़ पर सख्ती लगाई हुई है, पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ नहीं मिलते। अब रिसेंटली बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो इंडिया जाते हैं अपने इलाज करवाने के लिए, लेकिन वो नहीं जा पा रहे क्योंकि उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा, इंडिया की सरकार उन्हें वीज़ा नहीं मिल रही। तो आपको नहीं लगता कि वीज़ा फ्री होने चाहिए हमारे बॉर्डर्स? लेकिन हमारे साथ एक अजीबो-गरीब मामला है, अल्लाह पाक इसमें बेहतर जाने कि क्या मामला है। एक साइड हमारे पड़ोस में आता है अफ़गानिस्तान, दूसरी साइड आ जाता है इंडिया। हम वाहिद ऐसे पाकिस्तानी हुकूमत या हम पाकिस्तानी के जिनके दोनों मुल्कों से मामलात ही अच्छे नहीं है। बिल्कुल। इसमें इसमें क्या मामला है, ये देखा जाए। देखिए ये बात मैं अर्ज़ करूँगा, हुकूमत को भी चाहिए, वहाँ के लोग वहाँ की हुकूमत को भी चाहिए और यहाँ की हुकूमत को भी चाहिए कि देखिए हम भी जो है वहीं से माइग्रेट हुए, तो हमारे भी रिलेटिव वहाँ मौजूद हैं। हमारा भी दिल चाहता है कि हम भी जाएँ, अपने रिश्तेदारों को देखें, हम अपने जो है बुजुर्गों की जगहों को देखें। पता चले कि हमारे जो लोग हैं, यानी हमारे जो आबा-ओ-अजदाद हैं, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारते थे। क्योंकि देखिए आज हुँ, जो है ना हम जो है अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत वो हैं, एजुकेटेड हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोग ज़ीरो हैं, हमें तालीम ही नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास आज एजुकेशन होती, क्वालिफ़िकेशन होती ना, तो आज हम इंडिया और पाकिस्तान की जंग की बात कभी ज़िंदगी में नहीं करते। ना हम लड़ाई की बात करते, हम मोहब्बत और अमन का पैगाम देते हैं, ठीक है? हुँ, इस्लाम तो दर्स भी यही देता है ना कि मोहब्बत और अमन से रहो और इंसान बन के रहो, ठीक है ना? लेकिन हुकूमती मामलात देखते हुए तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई इंसानों वाला मामला कहीं नज़र आ रहा हो या इंसान बन के कोई चल रहा हो। जो आ रहा है वो हुँ। अपनी टाँग सीधी करके अपना गल्ला भर के निकल जाता है। उसको इस बारे में कोई परेशानी नहीं है कि अवाम मर रही हो या अवाम सड़ रही हो। मैं तो सिर्फ़ एक बात जानता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर फ्री कर दिया जाता है और बिल्कुल न सिंपल प्रोसेस के ज़रिए, यानी कि बस आप बॉर्डर पहुँचे, आपको वीज़ा और अराइवल प्रोवाइड किया जाएगा विद लीगल डॉक्यूमेंट्स पे कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए जिसके पास आप जा रहे हैं। हुँ, यानी कि जिनके पास आप विज़िटर जब स्पॉन्सर हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके आपके पास आधार कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की उनकी कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी और बिजली और उनके गैस के बिल की कॉपी हो, आप बॉर्डर जाएँ, आपको वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ये कर देती है इंडियन हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत इसके ऊपर बातचीत करके, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको हमारे मुल्क को इतना फ़ायदा है इस चीज़ से, आपकी सोच है। देखिए उनका मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इतना बड़ा है, वो आपकी सोच है। वो एक-एक चीज़ खुद बनाते हैं। आपकी जो है ना मईशत स्ट्रॉन्ग होगी, इंडिया की मईशत स्ट्रॉन्ग होगी, सेल्स एंड परचेज़ से बेनिफिट्स बढ़ेंगे। जब इंडिया का सामान यहाँ आना शुरू हो जाएगा, तो आपकी जो है बिज़नेस बढ़ेगा, आपका रोज़गार बढ़ जाएगा। लेकिन क्या इसके हुँ, ऊपर कोई नज़र-ए-षानी ही नहीं करता। कोई लगभग 2017 या 2018 में ट्रेड बंद हो गई थी हमारी इंडिया और पाकिस्तान की। ट्रेड चला करती थी 2000, ये वाघा से जाते थे ट्रक, वाघा से ही ट्रक आया भी करते थे। क्योंकि आप तो हुँ। लाहौर में ही मौजूद हैं, आपको तो मुझसे ज़्यादा इस बारे में तहकीक भी है और इल्म भी है। बिल्कुल सर। ठीक है? जब ये बंद हुई है तो वो दिन है और आज का दिन है, आज तक कोई सेल्स और परचेज़ इंडिया के ज़रिए जो है बाय रूट कोई भी शिपमेंट नहीं आती है हमारे यहाँ। अब हमें कोई चीज़, यानी कि अब मेरा काम जो केमिकल का है, अगर मुझे कोई केमिकल इंडिया से मँगवाना है, तो मेरे को एक चीज़ अगर ₹1 की अगर मैंने इंडिया में परचेज़ करी तो मुझे कराची मँगवाते-मँगवाते वो ₹10 की पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही। इंडिया से पहले वो दुबई जानी है, दुबई से फिर कराची पहुँचनी है। तो ये कौन, आप बताएँ, कौन इस तरीके से आपसे खरीदारी करेगा? इंडिया वालों को भी चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा-सा नज़रसानी करें।